चलिए, कल हमने लास्ट क्लास में समझा था बेसिक कंसेप्ट्स, डेफिनेशंस, मतलब डायरेक्ट टैक्स का इंट्रोडक्शन चैप्टर। इसमें हमने पहले बात कर लेते हैं, कुछ इस चैप्टर को रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले हमने टैक्स का मीनिंग समझा था कि टैक्स क्या होता है। टैक्स एक मॉनेटरी बर्डन है जो लेविड बाय गवर्नमेंट है, और कौन सी गवर्नमेंट? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर लेजिस्लेटिव अथॉरिटी के थ्रू आया, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने ये पावर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो इनकम टैक्स इंपोज कर सके। और कोई भी टैक्स गवर्नमेंट इंपोज क्यों करती है? पब्लिक सर्विस देने के लिए गवर्नमेंट को फंड की जरूरत होती है, पैसे की जरूरत होती है, तो गवर्नमेंट कोई भी टैक्स इंपोज करती है। और ये फोर्स्ड पेमेंट है, कोई अपनी इच्छा से टैक्स का पेमेंट नहीं करना चाहता। ये कोई डोनेशन वगैरह भी नहीं है, वॉलंटरीली नहीं होता है, ये फोर्स्ड पेमेंट है। फिर हमने बात करी इंडिया में दो टाइप के टैक्सेस होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। फिर हमने डिफरेंस की बात की थी कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में डिफरेंस क्या है। डायरेक्ट टैक्स में मैंने आपको बताया कि अगर सेम पर्सन पर टैक्स बर्डन पड़ रहा है और वही पर्सन गवर्नमेंट को टैक्स डिपॉजिट कराने के लिए लायबल है, तो फिर वो कहलाता है डायरेक्ट टैक्स। मैंने कहा ओन पॉकेट से पेमेंट करे तो वो कहलाता है डायरेक्ट टैक्स, मतलब ये टैक्स उसे डायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है, ये टैक्स उसे डायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है, उसे अपनी ओन पॉकेट से बियर करना पड़ रहा है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स मैंने आपको कहा दूसरे पर्सन से वसूल करके गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराना होता है, मतलब बर्डन दूसरे पर्सन पर पड़ता है। मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू बताया था, सपोज ए सेलर है और बी बायर है। ए कोई गुड्स और सर्विस सेल करता है, सपोज 100 रुपीज उस गुड्स की वैल्यू है और 10% टैक्स रेट है, तो 10 रुपया टोटल सेल का बिल काटा गया 110 का। तो इसमें टैक्स का बर्डन ए ने टैक्स बिल में जोड़कर बी से वसूला, तो टैक्स का बर्डन तो बी पर पड़ा, लेकिन ए ये टैक्स वसूल करके गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराने के लिए लायबल है। तो टैक्स तो ए जमा कराने के लिए लायबल है, लेकिन बर्डन बी पर पड़ा, तो डिफरेंट पर्सन हो गए। लेकिन डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, सेम पर्सन जिसको इनकम होती है वही अपनी इनकम पर टैक्स देने के लिए लायबल होता है, सेम पर्सन हुआ। और इसमें इनडायरेक्ट टैक्स में तो अदर पर्सन हो गया। और यही बात हमने यहीं कवर कर ली कि डायरेक्ट टैक्स में टैक्स का बर्डन किसी दूसरे पर्सन को शिफ्ट नहीं किया जा सकता, सेम पर्सन को बियर करना होता है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में बर्डन दूसरे पर शिफ्ट हो जाता है। अभी हमने देखा कि ए ने गुड्स और सर्विस सेल करते वक्त बिल के अंदर ही टैक्स चार्ज कर लिया और टैक्स का बर्डन तो पड़ रहा है बी पर, लेकिन गवर्नमेंट डिपॉजिट कराने के लिए लायबल ए को मान रही है। ठीक है, तो इसमें इसका मतलब क्या, ए जो है टैक्स बर्डन बी पर शिफ्ट कर रहा है। तो डायरेक्ट टैक्स में टैक्स का बर्डन शिफ्ट नहीं होता दूसरे पर्सन पर, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में टैक्स का बर्डन दूसरे पर्सन पर शिफ्ट किया जाता है। फिर नेचर के बारे में बात करी थी हमने कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे आपका टैक्स बढ़ेगा। तो डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव नेचर का होता है, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी, जैसे जैसे आपकी एबिलिटी टू पे के कंसेप्ट पर बेस्ड है। जितना ज्यादा आपकी एबिलिटी है टैक्स पे करने की, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे आपकी एबिलिटी बढ़ रही है पे करने की, तो टैक्स का पेमेंट ज्यादा करना पड़ेगा, ज्यादा इनकम ज्यादा टैक्स। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स रिग्रेसिव नेचर का होता है। मैंने हिंदी मीनिंग बताया था, दमनकारी, गरीबों का दमन करता है। कैसे? अगर कोई गुड्स और सर्विस अमीर आदमी परचेज करने जाता है, टैक्स का बर्डन उस पर भी सेम पड़ता है, गरीब परचेज करने जाता है उस पर भी टैक्स का बर्डन सेम पड़ता है। तो एक तरीके से इनडायरेक्ट टैक्स गरीबों का दमन करता है, रिग्रेसिव नेचर ये चीज कहलाती है। इसलिए मैंने आगे बोला ऑल कंज्यूमर्स वेदर रिच और पुअर पे सेम टैक्स। इसका मतलब ये उस पर्सन की एबिलिटी चेक नहीं करता, एबिलिटी टू पे के प्रिंसिपल पर बेस्ड नहीं है इनडायरेक्ट टैक्स।
अब लेवीड किस पे होता है? डायरेक्ट टैक्स किस पे लेवी होता है? इनकम और प्रॉपर्टी पर। और इनडायरेक्ट टैक्स किस पे लेवी होता है? अभी हमने बात की गुड्स और सर्विस का क्या किया जाए? परचेज, सेल, कंजम्पशन या सप्लाई, तो उस पे लगता है इनडायरेक्ट टैक्स, लेवी उस पे होता है। एग्जाम्पल्स की बात हमने करी कि डायरेक्ट टैक्स सिर्फ एक ही है, इनकम टैक्स। पहले किसी जमाने में वेल्थ टैक्स भी हुआ करता था, ठीक है, वेल्थ टैक्स को हटे हुए 12-13 साल हो चुके हैं। तो एट प्रेजेंट सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट टैक्स के नाम पर एक ही टैक्स है, इनकम टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स कौन कौन से हैं? जीएसटी। जीएसटी आपके सिलेबस में है, पूरा नहीं है, मतलब सीए फाइनल में जब आप पढ़ेंगे जीएसटी और डिटेल में तो वहां पर और भी चैप्टर्स आएंगे, तकरीबन 25-26 चैप्टर हैं सीए फाइनल में। लेकिन आपके लिए इंटर वाले सिलेबस में सिर्फ शुरू के 12 चैप्टर्स हैं, मतलब इंटर लेवल पर आपको सिर्फ 12 चैप्टर्स पढ़ने हैं। फाइनल में और डिटेल में दोबारा पहले जो बातें आप इंटर में पढ़ चुके हो दोबारा रिपीट होंगी और बाद में और एडवांस पोर्शन शुरू होगा। कस्टम ड्यूटी भी सीए इंटर के सिलेबस का पार्ट नहीं है, ये भी आप सीए फाइनल में पढ़ेंगे। किस पर लगती है कस्टम ड्यूटी? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर लगती है। चलिए फिर इनकम टैक्स की बात की थी हमने कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 में बनाया गया। इम्प्लीमेंट कब से हुआ? 1 अप्रैल 1962 से। लेकिन ये पावर गवर्नमेंट को कहां से मिला? उसके लिए हमने बात की थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर 7th शेड्यूल है। 7th शेड्यूल के अंदर 3 लिस्ट होती हैं, जिसमें से लिस्ट फर्स्ट यूनियन लिस्ट कहलाती है। यूनियन लिस्ट के अंदर भी एंट्री नंबर 82 से पावर मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट को इनकम टैक्स इंपोज करने का। और एंट्री नंबर 82 का टाइटल क्या रखा गवर्नमेंट ने? टैक्स ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चरल इनकम। हम पढ़ेंगे अलग से एग्रीकल्चरल इनकम पर टैक्स कैलकुलेशन कैसे होगी, एक अलग से चैप्टर आएगा एग्रीकल्चरल इनकम, ठीक है, वो लास्ट में आएगा। तो एंट्री नंबर 82 से ही क्लियर हो गया कि इनकम पर टैक्स लगाया जाएगा, लेकिन एग्रीकल्चरल इनकम पर टैक्स नहीं लगेगा। जब आप एग्रीकल्चरल इनकम चैप्टर पढ़ेंगे आगे चलकर, तब आपको पता पड़ेगा कि गवर्नमेंट ने बोला है एग्रीकल्चरल इनकम पर टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन इनडायरेक्टली लगा दिया है, ठीक है, इनडायरेक्टली लगा दिया है, ज्यादा नहीं लेकिन कुछ हद तक तो लगा दिया है। जब मैं आपको एग्रीकल्चरल इनकम चैप्टर कराऊंगा तब मैं आपको टैक्स कैलकुलेशन उसमें समझाऊंगा कि अगर गवर्नमेंट बोलती कि एग्रीकल्चरल इनकम को काउंट ही मत करो, अभी आपको बोला जाएगा कि काउंट करो लेकिन बाद में लेस कर देना, लेकिन उसका इफेक्ट ये पड़ेगा कि टैक्स थोड़ा सा बढ़ जाएगा। मतलब एक बार काउंट करके दोबारा हटा देना तो उसका नेट इफेक्ट क्या पड़ेगा? थोड़ा तो टैक्स बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इनडायरेक्टली हम देखेंगे कि कुछ हद तक तो टैक्स लग जाएगा एग्रीकल्चरल इनकम पर भी, लेकिन यहां पर शुरुआत में कह रहे हैं कि एग्रीकल्चरल इनकम पर टैक्स नहीं लगेगा। चलिए फिर हमने बात की थी कि एवरी ईयर गवर्नमेंट पार्लियामेंट में यूनियन बजट लेकर आती है। यूनियन बजट में काफी सारी बातें होती हैं, उसका एक छोटा सा पार्ट होता है फाइनेंस बिल। फाइनेंस बिल फाइनेंस एक्ट में कन्वर्ट होता है। और फाइनेंस बिल फाइनेंस एक्ट में कन्वर्ट होने के स्टेप्स क्या हैं? फाइनेंस बिल पहले बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा राज्यसभा में अप्रूव होता है, पहला स्टेप। फिर दूसरा उसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उस बिल पर अपना सिग्नेचर कर देते हैं, मतलब उस बिल को प्रेसिडेंशियल एसेंट मिल जाती है। तो पहले पार्लियामेंट ने उसको अप्रूव कर दिया, देन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने उसको अपनी कंसेंट दे दी, अपनी अप्रूवल दे दी। तो 2 स्टेप कंप्लीट होने के बाद फाइनेंस बिल फाइनेंस एक्ट बन जाता है। ये तो बात हुई, ये फाइनेंस एक्ट तो एनुअल बेसिस पर आता है और हमने आपको डेट बताई कब? 1 फेब को ही बजट आता है एवरी ईयर नॉर्मली।
एक्सेप्शनल केसेस में डेट चेंज हो जाती है, लेकिन इन मोस्ट ऑफ द केसेस बजट कब आता है? 1 फेब को ही आता है। तो अब कहने का मतलब, गवर्नमेंट जब बजट लेकर आती है या फाइनेंस एक्ट लेकर आती है तो उसमें 2 बातें कवर होती हैं। एक तो टैक्स रेट क्या होंगी और एक अमेंडमेंट्स जो चेंजेस किए जा रहे हैं इनकम टैक्स एक्ट में। मैंने आपको कहा एवरी ईयर 20% तक चेंज हो जाता है, पूरे एक्ट का 20% तक एवरी ईयर चेंजेस हो जाते हैं। ठीक है, तो ये एबिलिटी आपको डेवलप करनी पड़ेगी कि सीए बनने के बाद आप अगर चेंजेस हुए तो वो चेंजेस कैसे पढ़ने हैं। वो एबिलिटी आपको धीरे धीरे अपने आप ही पता पड़ जाएगा कि कैसे डेवलप होगी। बता देता हूं मैं आपको, इंटर में जब आप 3-4 बार अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे, उस दौरान ही कुछ एक चेंजेस आ जाएंगे, फिर वो आप समझेंगे। फिर सीए फाइनल में डायरेक्ट टैक्स फिर से है एडवांस लेवल। ठीक है, पुरानी सारी बातें तो आएंगी ही और एडवांस वे में वो डायरेक्ट टैक्स दोबारा आपको पढ़ना होगा। ठीक है, तो तब तक और चेंज हो जाएगा, तो आप खुद कंपेयर कर पाएंगे कि पहले तो ये था, अब इसमें और चेंजेस हो गए, फिर वो चेंजेस कैसे पढ़ने हैं। तो ये एबिलिटी आपके अंदर खुद डेवलप हो जाएगी। फिर जब आप सीए कंप्लीट हो जाएगी तब आपको अपने लेवल पर ही वो चेंजेस पढ़ने होंगे। चलिए, ये तो हमने कहा कि एनुअल बेसिस पर चेंजेस करने के लिए फाइनेंस एक्ट आता है, लेकिन अगर मिड ऑफ द ईयर में गवर्नमेंट को नेसेसिटी फील हो कि हमको चेंज करना है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट अमेंडमेंट एक्ट या ऑर्डिनेंस पास करेगी। ठीक है, फिर हमने कहा आपका करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 2021-22, ये आपका करंट फाइनेंशियल ईयर है। कल हमने एक और बात की थी कि प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर की बात की थी। मैंने आपको कहा था कि प्रीवियस ईयर वो ईयर होता है जिस ईयर की इनकम पर हम टैक्स कैलकुलेशन करेंगे। प्रीवियस ईयर वो ईयर होता है जिस ईयर की इनकम हम कैलकुलेट करेंगे, बट वो कैलकुलेशन वेरी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में होगी। तो मैंने आपको कहा आपका अभी करंट फाइनेंशियल ईयर 21-22 है, इस पर टैक्स कैलकुलेट आप वेरी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में करोगे, मतलब 2022-23 में करोगे। तो ये 22-23 आपका हो गया असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर 21-22। ठीक है, अब एक बात देखिए, मैंने आपको कहा आपका फाइनेंस एक्ट कौन सा लगेगा? फाइनेंस एक्ट कौन सा लगेगा आपका? फाइनेंस एक्ट आपका लगेगा, यहां पर आपके नोट्स में 2021 किया हुआ है। फाइनेंस बिल 2021 कन्वर्ट होके फाइनेंस एक्ट 2021 बन गया। कब आया था ये? 1 फेब 2021 को आया था। अब एक बात ढंग से समझो, 1 फेब 2021 को गवर्नमेंट ने बता दिया आपको कि हम क्या चेंजेस करने वाले हैं। गवर्नमेंट ने आपको कब बताया? डेट क्या थी चेंज करने की, बताने की? 1 फेब 2021। और आपका प्रीवियस ईयर क्या है? 2021-22, जो कब से शुरू होगा? 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022। तो क्या गवर्नमेंट आपको 2 महीने पहले एडवांस में बता रही है? बताइए, गवर्नमेंट ने चेंजेस कब से बताए? 1 फेब 2021 को। 1 अप्रैल 2021 आने में तो 2 महीने का गैप है। तो क्या गवर्नमेंट आपको 2 महीने पहले एडवांस में बता रही है कि क्या चेंजेस करने वाले हैं? यस, गवर्नमेंट आपको एडवांस में बता रही है कि हम क्या चेंजेस इंप्लीमेंट करने वाले हैं। एडवांस में बताना पड़ेगा। ठीक है, तो असेसमेंट ईयर तो हमने कहा वेरी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर होता है।
22-23 हम किस ईयर की इनकम पर टैक्स लगा रहे हैं? प्रीवियस ईयर की इनकम पर टैक्स लगा रहे हैं। वो तो 1 अप्रैल 2021 से शुरू हो जाएगा। तो गवर्नमेंट टैक्स रेट में क्या चेंजेस हो रहे हैं, एक्ट में क्या चेंज हो रहा है, वो गवर्नमेंट कब बता रही है आपको? 2 महीने पहले बता रही है। समझ आई बात? चलिए यस, देखिए अब इस बात को ऐसे समझें। अभी असेसमेंट ईयर कौन सा चल रहा है? अभी असेसमेंट ईयर मैं आपको बताऊं कौन सा चल रहा है। 2021-22 चल रहा है। हम भी कैलकुलेशन कर रहे हैं। किस ईयर की कैलकुलेशन कर रहे होंगे हम अभी? 20-21 प्रीवियस ईयर की। ठीक है, मतलब अभी जो सीए के ऑफिस में क्लाइंट रिटर्न फाइल करवाने आ रहे हैं, वो कौन से ईयर को मानकर, कौन से ईयर, अकाउंटिंग ईयर के सेंस में बात करूं तो कौन से ईयर का रिटर्न फाइल करवाने आ रहे होंगे? अकाउंटिंग ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, मतलब 20-21, मतलब प्रीवियस ईयर 20-21। ठीक है, असेसमेंट ईयर 21-22 हो गया। उस पर कौन सा फाइनेंस एक्ट लग रहा है? फाइनेंस एक्ट 2020, जो गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट जिसके कब बताए होंगे? कब बताए होंगे बताओ? 1 Feb 2020 को बताए होंगे। और वो इम्प्लीमेंट कब से हो रहे होंगे? 1 अप्रैल 2020, मतलब 2 महीने का पहले से बता रहे हैं एडवांस में। तो एवरी ईयर यही होगा। क्लियर? चलिए, फिर हमने कहा चेंजेस अगर मिड ऑफ द ईयर में किए जाते हैं तो उसके लिए गवर्नमेंट अमेंडमेंट एक्ट लेकर आती है। नाम क्या रखा? टैक्सेशन लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2021। और वो कब से इफेक्टिव हुआ? 13 अगस्त 2021 से। ठीक है, और उसको भी प्रेसिडेंशियल एसेंट मिल चुकी है इस डेट को, 13 अगस्त 2021 को। ठीक है, बहुत कम चेंजेस हुए हैं इसके थ्रू। मेजर तो फाइनेंस एक्ट ही रहता है, उसमें ही बहुत ज्यादा चेंजेस होते हैं, उसके थ्रू ही काफी चेंजेस होते हैं। फिर हमने बात की कि इनकम टैक्स एक्ट पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है, जम्मू एंड कश्मीर भी इंक्लूड है। और इंडिया की डेफिनेशन हमने समझी थी। मैंने आपको कहा कि ये डायग्राम देखो पहले की, टेरिटरी ऑफ इंडिया, ये जमीनी हिस्सा है। जमीनी हिस्सा जहां खत्म होता है उसको हम बोलते हैं बेस लाइन, जहां जमीनी हिस्सा खत्म होता है। उसके बाद से समुद्र शुरू होता है। उसके बाद से समुद्र जो पानी शुरू होता है उसमें 12 न्यूटिकल माइल तक टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया होता है। उसके अगले 12 वो कहलाता है कॉन्टिजियस जोन। अच्छा, इस 12 + 12 को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? 24 बेस लाइन से 24 न्यूटिकल माइल तक क्या हुआ? इंडियन कस्टम्स वाटर। ठीक है, अगर मैं बेस लाइन से ही काउंट करूं तो बेस लाइन से यहां तक 12 + 12 24 हुआ, 24 न्यूटिकल माइल्स तक। इसको टोटलिटी में क्या बोलेंगे हम? इंडियन कस्टम्स वाटर। इंडियन कस्टम्स वाटर क्यों बोलेंगे? किसी भी कस्टम ऑफिसर को सिर्फ यहां तक वो अपने पावर एक्सरसाइज कर सकता है। जैसे कोई वेसल तस्करी करके भाग रहा है तो कोई भी कस्टम ऑफिसर सिर्फ यहां तक ही उसको पकड़ सकता है, इसके बाद नहीं। ठीक है, तो ये बेस लाइन से अगर हम देखें 24 न्यूटिकल माइल्स तक वो कहलाता है इंडियन कस्टम्स वाटर। और बेस लाइन से देखिए 200 न्यूटिकल माइल्स तक वो क्या होता है? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। मतलब इंडिया का इकोनॉमिक इंटरेस्ट यहां तक है। इंडिया का इकोनॉमिक इंटरेस्ट, मैंने आपको कहा यहां पर ऑयल और गैस का भंडार होता है। गवर्नमेंट यहां से ऑयल और
गैस निकालती है, उसके लिए यहाँ पर बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स और फिटिंग्स लगाई जाती हैं। ठीक है, तो इंडिया का इकोनॉमिक इंटरेस्ट यहाँ तक हुआ, तो इसलिए गवर्नमेंट ने इसको क्या नाम दिया, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ठीक है, अब एक और बात बताऊं आपको, अगर गवर्नमेंट यहाँ 24 न्यूटिकल माइल्स तक ही इंडिया को खत्म मानती तो क्या इफेक्ट पड़ता। अगर मैं कहूं यहाँ 24 न्यूटिकल माइल्स तक ही इंडिया को खत्म माना जाता, इसके आगे तक नहीं माना जाता, तो क्या इफेक्ट आता। जैसे ही यहां पर ऑयल और गैस निकाल के उसको इंडिया तक लेकर आते तो उसको इंपोर्ट मानना पड़ता, समझे कि नहीं, उसको इंपोर्ट नहीं मानना था। इसलिए गवर्नमेंट ने इंडिया की डेफिनेशन को एक्सटेंड किया, कहां तक, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन तक। रीजन ये था। और इसके बाद हाई सी का क्या मतलब होता है, वेयर ऑल कंट्रीज हैव इक्वल राइट। मतलब इंडिया, हम बात करें कंक्लूजन की, इंडिया यहां तक है, उसके बाद तो सारी कंट्रीज का इक्वल राइट होता है। ठीक है, अच्छा, न्यूटिकल माइल का मीनिंग बताया था मैंने आपको, 1.853 किलोमीटर के बराबर होता है एक न्यूटिकल माइल। अच्छा, आसमान में इंडिया कहां तक बताया था, टेरिटरी ऑफ इंडिया के ऊपर का और टेरिटोरियल वाटर्स के ऊपर का आसमान भी इंडिया है। पानी में कहां तक है, 200 न्यूटिकल माइल्स तक। ठीक है, फिर हमने पर्सन की डेफिनेशन समझी। पर्सन की डेफिनेशन, इंडिविजुअल, आप इंडिविजुअल हो इंडिया में। पॉइंट नंबर 3, इंडिया में पॉइंट नंबर 3, कॉन्टिनेंटल शेल्फ। कॉन्टिनेंटल शेल्फ मैंने आपको कहा समुद्र का धरातल, मतलब समुद्र के नीचे की जमीन, वो कहलाता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ ऑफ इंडिया। ठीक है, ये बेसिकली मेरीटाइम जोन होते हैं, तो इसके अलग अलग नाम रखे गवर्नमेंट ने कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ, मेरीटाइम जोन, ये सब बेसिकली समुद्री, अगर हिंदी में समझना चाहें तो वो समुद्र का धरातल होता है। बाकी तो ये कानून का नाम दे रखा है, इस कानून के तहत गवर्नमेंट ने ये सब बताया था। ठीक है, जमीनी हिस्सा कहां से देखें हम कि कहां तक है जमीनी हिस्सा, कि वो तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 1 रेफर करना होगा। जैसे एक्ट में सेक्शन होते हैं, वैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर आर्टिकल होते हैं। ठीक है, यस, क्लियर। अब पर्सन की डेफिनेशन, इंडिविजुअल पर्सन है, एचयूएफ पर्सन है, अगर इनको इनकम है तो इनको भी टैक्स देना होगा। कंपनी, पार्टनरशिप फर्म दोनों टाइप की, सिंपल वाली और एलएलपी, दोनों कवर हैं। एओपी ऑफ पर्संस, एसोसिएशन ऑफ पर्संस और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, मतलब एओपी, बीओआई, ये भी पर्सन माने जाएंगे। मैंने आपको एग्जांपल देके बता दिया कि एओपी कैसे आती है एग्जिस्टेंस में। 4 फ्रेंड हैं, बिजनेस कर रहे हैं जॉइंटली और अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं। वो कैसे पता पड़ रहा है कि वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं, उन्होंने कोई पार्टनरशिप डीड एग्जीक्यूट नहीं किया। ठीक है, बीओआई का मीनिंग आपको मैंने बताया था, फादर है, उसके फादर है, उसके 4 बेटे हैं, फादर की डेथ हो गई 18 अगस्त को, तो 1 अप्रैल से लेकर 18 अगस्त तक की इनकम पर टैक्स कौन देगा, इनकम फादर की है, बट उस पर टैक्स उसके बेटे देंगे। तो बेटों से टैक्स की रिकवरी करने के लिए बेटों को क्या माना जाएगा, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। फिर ट्रस्ट, काफी सारे स्कूल, मंदिर, मैंने आपको कहा ट्रस्ट के तहत क्रिएट होते हैं। तो जैसे तिरुपति बालाजी, उनको भी टैक्स देना होगा, यस। लोकल अथॉरिटी, उसको भी टैक्स देना होगा। जैसे जोधपुर में जोधपुर डेवलपमेंट
अथॉरिटी या नगर निगम, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, और इसके अलावा एनी अदर आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, शॉर्ट में बोले तो एजेपी, उस जो ऊपर कवर नहीं हो रहे हैं। क्योंकि दिक्कत ये आ रही थी कि कंपनी भी तो आर्टिफिशियल पर्सन है, फिर नीचे लिखते हैं आर्टिफिशियल पर्सन, इसलिए नीचे लिखा गया कि जो ऊपर भी हमने कुछ आर्टिफिशियल पर्सन लिख दिए हैं वो उनके अलावा, तो उनके अलावा क्या स्कोप बचता है? पॉलिटिकल पार्टी और जैसे सीए इंस्टीट्यूट, सीएस इंस्टीट्यूट, इनको भी अपनी इनकम पर टैक्स देना होगा। तो पर्सन की डेफिनेशन इतनी वाइड सेंस में बताई गई है। अभी आप जब पढ़ोगे तो अभी तो शुरू में आप इंडिविजुअल और एचएफ का ही पढ़ोगे, सीए इंटर लेवल पर सिर्फ इतना ही है। डायरेक्ट टैक्स बहुत बड़ा है, आप ये कंपनी, फर्म, एओपी, बीओआई वाली सारी बातें सीए फाइनल में पढ़ोगे। अभी तक तो सिर्फ इंडिविजुअल और एचएफ की ही बातें समझोगे। एओपी बीओआई का डिफरेंस हमने समझ लिया। एक खास बात यहां पर यह थी कि क्या ओरल एग्रीमेंट के थ्रू एओपी एग्जिस्टेंस में आ सकती है? आ सकती है, रिटर्न होना कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, फिर एसएससी की डेफिनेशन हमने समझी थी, उसके दो पार्ट समझे थे, मींस पार्ट, इंक्लूड्स पार्ट। मींस पार्ट पे मैंने आपको कहा टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, जो पर्सन अंडर इनकम टैक्स एक्ट देने के लिए लायबल है उसे एसएससी कहा जाएगा। इसको मैंने इस तरीके से बताया था कि जब भी आप किसी पर्सन की इनकम एसेस करोगे, कैलकुलेट करोगे, तब आप उस पर्सन को बोलोगे एसएससी। ठीक है, चलिए अब इसके अलावा इंक्लूड वाले पार्ट में क्या क्या बोला? डीम्ड एसएससी। अभी हमने बात की, फादर की डेथ हो गई, उसके 4 बेटे हैं, वो क्या हैं? लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो उन चारों को क्या कहा जाएगा? डीम्ड एसएससी। जो एओपी होगी वो क्या मानी जाएगी, या बीओआई होगी उसको क्या माना जाएगा? डीम्ड एसएससी। या कोई माइनर है, कल बात हुई थी कि फादर ने एफडी करवा दी माइनर सर के नाम की। कल मैंने कहा था एबिलिटी इनकम पर तो माइनर को ही टैक्स देना होगा, लेकिन एफडी करवाई, एफडी पर इंटरेस्ट मिला, वो इंटरेस्ट किसको टैक्सेबल होगा? फादर को। अच्छा एक बात बताइए, माइनर सन डांस, इंडिया डांस में पार्टिसिपेट करता है, उसको इनकम हुई 10 लाख, ये एबिलिटी इनकम है, ये किसको टैक्सेबल होगी? उस माइनर सन को ही होगी या फादर को होगी? माइनर सन को ही होगी। अब जब वो पैसा मिला तो फादर ने सोचा कि ठीक है, मैं ये बैंक में 10 लाख मिला है, इसकी एफडी करवा देता हूं। उस एफडी पे इंटरेस्ट मिला, अब क्या होगा? वो एफडी का इंटरेस्ट किसकी इनकम माना जाएगा? किस में जुड़ेगा? माइनर में जुड़ेगा या फादर में जुड़ेगा? बताइए। कहने का रीजन, जो सवाल पूछने का कारण है वो ये है कि जो एफडी का सोर्स था, एबिलिटी इनकम थी, एबिलिटी इनकम से एफडी बनी, एफडी पर इंटरेस्ट मिला, तो एबिलिटी इनकम पर तो माइनर खुद टैक्स देगा। ठीक है, एबिलिटी इनकम पर तो माइनर खुद टैक्स देगा, लेकिन जो इंटरेस्ट मिला वो फादर को टैक्सेबल होगा, वो फादर को ही टैक्सेबल होगा। मतलब हम डिटेल में नहीं जाएंगे कि वो एफडी का सोर्स तो एबिलिटी इनकम थी, तो एफडी का इंटरेस्ट भी माइनर को टैक्सेबल करो, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो शॉर्ट में दोबारा बोलूं, जो एबिलिटी इनकम है वो तो माइनर
की इनकम मानेंगे, और जो उसकी एफडी से इंटरेस्ट मिला वो फादर की इनकम माना जाएगा। उसके लिए भी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज यूज होती है, क्या कि ये माइनर की इनकम है, एफडीआर का इंटरेस्ट वो फादर की इनकम में जुड़ेगी, और उस जोड़ने को हम बोलते हैं क्लबिंग ऑफ इनकम। ठीक है, हम पढ़ेंगे अलग से क्लबिंग ऑफ इनकम चैप्टर, उसमें आपके आएगा दूसरे पर्सन की इनकम मेन एसएससी की इनकम में जोड़ दी जाएगी। उस चैप्टर को हम बोलेंगे क्लबिंग ऑफ इनकम। ठीक है, और इसके अलावा एसएससी में क्या शामिल होता है? एसएससी इन डिफॉल्ट, मतलब अगर ए बी को कोई पेमेंट करता है, पेमेंट पर टीडीएस काटना था। अब कई लोग पूछते हैं ये टीडीएस क्या होता है? क्या होता है टीडीएस? टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। ये टीडीएस के प्रोविजंस गवर्नमेंट ने बनाए क्यों? पूरा एक चैप्टर है आपके, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, पूरा चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है। ये चैप्टर आते आते आपको लगता है कि बस बहुत ज्यादा सेक्शंस पढ़ लिए हमने। ये जो चैप्टर है टीडीएस, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, ये क्यों बनाया गया? देखिए, ए जब 1 लाख का पेमेंट कर रहा है बी को, गवर्नमेंट कहती है कि बी को जब पेमेंट हो रहा है, इन फ्यूचर बी उस पे टैक्स देगा कि नहीं देगा। गवर्नमेंट को विश्वास नहीं है बी पर कि बी को मिलने के बाद, इनकम मिलने के बाद वो उसका टैक्स नहीं भरेगा। तो गवर्नमेंट कहती है ए को कि तुमने इसको इनकम दी तो इसका टैक्स काट कर तुम गवर्नमेंट को डिपॉजिट करा दो, ये तो जमा कराएगा नहीं। ठीक है, इसलिए टीडीएस के प्रोविजंस बनाए गए। अब अगर ए इस बात की कंप्लायंस नहीं करता तो ए को एसएससी इन डिफॉल्ट माना जाएगा, और टैक्स की वसूली किससे होगी? ए से। फिर ऐसा पर्सन जिसके अगेंस्ट प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हो गई हैं, उसका इनकम लॉस एसेस करने के लिए, या इनकम लॉस ऑफ एनी अदर पर्सन, अदर पर्सन आ गया, माइनर चाइल्ड की इनकम या लॉस फादर में एसेसेबल है, तो भी किसके अगेंस्ट प्रोसीडिंग्स इनिशिएट होंगी? फादर के अगेंस्ट। हालांकि आईटीआर तो किसका भरा जाएगा? माइनर चाइल्ड का। तो कल आपने पूछा था कि क्या माइनर का भी पैन कार्ड लेना पड़ेगा? यस। रिटर्न क्या माइनर चाइल्ड के नाम से जाएगा? यस। माइनर चाइल्ड का भी रिटर्न फाइल करना होगा। कल मैंने आपको क्लियर कट कहा था, ये कोई इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं है कि माइनर की कोई लायबिलिटी नहीं होती है। ये कोई इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं है, तो माइनर की भी यहां पर लायबिलिटी है। हाँ, बस वो फुलफिल उसके पेरेंट्स करेंगे। फिर किसी पर्सन को कोई टैक्स रिफंड ड्यू होता है, या टू सच अदर पर्सन, इस अदर वर्ड को समझना पड़ेगा। अभी मैंने कहा कि बैंक में एफडी हो गई माइनर चाइल्ड के नाम की, उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है। बैंक जब इंटरेस्ट पे करेगी उस पे टीडीएस काटेगी। वो टीडीएस किसके नाम का कटेगा? माइनर चाइल्ड के नाम का। ठीक है, अब वो इनकम भी किस में जाएगी? फादर के रिटर्न में। तो वो जो टीडीएस कटा वो भी किसके रिटर्न में जाएगा? फादर के रिटर्न में। ठीक है, अब बताइए, सपोज फादर का टैक्स बन रहा था, एक फादर का टैक्स बन रहा था सपोज 1 लाख। ठीक है, और फादर के भी टीडीएस कटे हुए हैं अपनी इनकम पर, और उसका जो माइनर चाइल्ड है उसकी भी जो नाम से एफडी हुई थी उसके इंटरेस्ट पे भी टीडीएस बैंक ने काट दिया है।
फादर का खुद का टीडीएस जो कटा वो 1,20,000 था, और वो एफडी जो माइनर चाइल्ड के नाम की थी उसके इंटरेस्ट का टीडीएस कटा 10,000। फादर का टैक्स कितना बन रहा है? 1,00,000। टैक्स ऑलरेडी कट चुका है 1,30,000। तो जो रिफंड बनेगा कि नहीं? टैक्स लायबिलिटी तो 1,00,000 ही बन रही थी, टैक्सेस कट चुके हैं 1,30,000, तो रिफंड बनेगा कि नहीं? तो ये रिफंड के लिए एसएससी किसको माना जाएगा? फादर को। इसलिए लिखा है एनी अमाउंट ऑफ रिफंड ड्यू टू हिम और टू सच अदर पर्सन। रिफंड तो माइनर चाइल्ड को ड्यू था, लेकिन एसएससी किसको माना जाएगा? फादर को। असेसमेंट ईयर वर्ड हमने समझ लिया, प्रीवियस ईयर वर्ड हमने समझ लिया। प्रीवियस ईयर वो ईयर होता है जिस ईयर की इनकम पर हम टैक्स कैलकुलेशन करते हैं, मतलब जिस ईयर से इनकम बिलोंग करती है उस ईयर को हम कहते हैं प्रीवियस ईयर। मैंने आपको कल भी कहा था सीए के लिए कोई न्यू ईयर नहीं होता है, उसके लिए या तो प्रीवियस ईयर होता है या असेसमेंट ईयर होता है। फिर हमने जीटीआई की बात की थी कि गवर्नमेंट ने 5 हेड्स ऑफ इनकम का सिस्टम बनाया है। 5 हेड में इनकम कैलकुलेट होगी। जब भी आप देखेंगे इनकम टैक्स रिटर्न का फॉर्म, उस फॉर्म में आपको 5 हेड मिलेंगे। पहला हेड इनकम फ्रॉम सैलरीज, दूसरा हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा बिजनेस प्रोफेशन, चौथा कैपिटल गेन। कैपिटल गेन को मैंने किस तरीके से बोला था कि जब भी आप कोई एसेट सेल करेंगे उस पे जो प्रॉफिट होगा उसको इनकम टैक्स की लैंग्वेज में कैपिटल गेन बोला जाएगा, तो वो इस हेड में रिपोर्ट करना होगा। फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस हेड, मैंने आपको शॉर्ट में बताया था कि बिजनेस प्रोफेशन को शॉर्ट में हम बोलेंगे पीजीबीपी। पीजीबीपी का फुल फॉर्म प्रॉफिट्स और गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस हेड को हम शॉर्ट में बोलेंगे आईएफओएस। इनके चार्जिंग सेक्शन ध्यान है, आपको कल बताए थे। चार्जिंग सेक्शन का मीनिंग क्या? जिस सेक्शन में लिखा हो कि इस पर्टिकुलर इनकम पर टैक्स चार्ज होगा वो कहलाएगा आपका चार्जिंग सेक्शन। तो सैलरी हेड का चार्जिंग सेक्शन क्या बताया था? 15। हाउस प्रॉपर्टी का 22। देख के मत बताओ, घर पे नहीं पढ़ा मतलब, पढ़ने की आदत डालो नहीं तो दिक्कत होगी आपको। बिजनेस प्रोफेशन का 28, कैपिटल गेन का 45, अदर सोर्सेस हेड का 56। ठीक है, सेक्शन याद कैसे करें? देखिए सेक्शन याद करने के लिए देखिए मैं आपको बताता हूं, हम जो चैप्टर शुरू करेंगे नेक्स्ट उसमें भी काफी सारे सेक्शन हैं। उसके बाद बिजनेस हेड आएगा, उसमें तो बहुत ज्यादा सेक्शंस हैं। टीडीएस आएगा, उसमें भी बहुत ज्यादा सेक्शंस हैं। तो वो आपको याद कैसे करने होंगे? सेक्शन आप एग्जाम में लिखेंगे तो जो चेक करने वाला होगा उस पर इंप्रेशन पड़ेगा। बोलने वाले बोल देते हैं कि सेक्शन का कोट करना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर सपोज 10 नंबर का क्वेश्चन है आप पूरा सही कर लेते हैं तो भी आपको 6 नंबर ही दिए जाएंगे। लेकिन अगर आप उसको सेक्शंस के साथ लिखेंगे तो आपको 9 नंबर मिलेंगे। ढंग से लिखा तो 10 मिल सकता है। ठीक है, तो 10 में से 6 लाने हैं या 9 लाने हैं, वो आपको सोचना है। सेक्शन कैसे याद करें? आप कोई भी सेक्शन पढ़ते हैं, कोई भी सेक्शन आपने पढ़ा, घर पे जाके उसको दोबारा पढ़िए कि आज क्या पढ़ाया था मेरे को। जैसे मैंने सपोज हाउस प्रॉपर्टी एक्ट शुरू कर दिया, हाउस प्रॉपर्टी एक्ट का चार्जिंग सेक्शन मैंने 22 बताया, फिर डिटर्मिनेशन ऑफ एनुअल वैल्यू बताया, फिर
डिडक्शन बताया, एक दिन में मैंने ये 3 सेक्शन पढ़ा है, तो घर जाके अपना दिमाग चलाइए कि सेक्शन 22 बताया था चार्जिंग सेक्शन, 23 बताया था डिटर्मिनेशन ऑफ एनुअल वैल्यू, 24 बताया था डिडक्शंस अलाउएबल। ये करने में आपको कितना टाइम लगेगा? बहुत ज्यादा टाइम लगेगा या 2-3 सेकंड ही लगेंगे? इस तरीके से ये प्रोसेस घर पे आप 3-4 बार करेंगे, अलग से टाइम मत निकालिए। ब्रश करते वक्त सोच लीजिए, हो जाएगा आपका काम। ज्यादा अलग से टाइम निकालना पड़ेगा क्या? ठीक है, तो इस तरीके से जब आप फिर अगले दिन मैं आपको सेक्शन 25 बताऊंगा, 25A बताऊंगा, तो दोबारा उसी दिन घर जाके कि अच्छा कल बताया था 22 में ये बताया था, 23 में ये बताया था, 24 में ये बताया था, आज 25 बताया, उसका हेडिंग ये है, उसमें ये बताया था, 25A में ये बताया था। जैसे आप रोज ये प्रैक्टिस शुरू करोगे, आपको सेक्शंस याद होना शुरू हो जाएंगे, और जब आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करोगे और उसके अंदर आप सेक्शन कोट करोगे, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा। यहां अब मेरे को सेक्शन याद हो रहे हैं और मैं लिख भी पा रहा हूं। ये तरीका है, ठीक है। चलिए, हाँ, सीए में यही है, बार बार देखो, हम तो अभी तक रिवाइज कर रहे हैं इनकम टैक्स को, हमें भी तो पढ़ना पड़ेगा ना, जो भी चेंजेस होंगे वो हमें ध्यान रखने पड़ेंगे। तो सीए प्रोफेशन का पार्ट है बार बार पढ़ना, ये तो करना ही पड़ेगा आपको। चलिए, जीटीआई मैंने आपको कहा, ये 5 हेड की इनकम जब हम जोड़ देंगे तो वो कहलाएगी जीटीआई, ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम के बाद हम लेस करेंगे डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A, और मैंने आपको कहा था 6A आपको इस तरीके से लिखना है, ठीक है, ऐसे नहीं लिखना है 6A। तो डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A लेस करने के बाद टोटल इनकम आएगी। टोटल इनकम वो अमाउंट होगा जिस पे हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे। तो पैटर्न ये, पहले जीटीआई आएगी, 5 हेड की इनकम जोड़कर हम जीटीआई निकालेंगे, जीटीआई में से हम डिडक्शंस लेस करेंगे तो टोटल इनकम आ जाएगी। एक मैंने कल आपको बात और बोली थी, ये डिडक्शंस तो जीटीआई के बाद लेस हो रहे हैं, कुछ डिडक्शंस हेड के अंदर भी लेस होंगे। जैसे आप सैलरी हेड पढ़ोगे तो सैलरी हेड में सेक्शन 16 आएगा, सेक्शन 16 वहां पे भी डिडक्शन लेस होंगे। मतलब ग्रॉस सैलरी आएगी पहले, फिर उसमें आप सेक्शन 16 का डिडक्शन लेस करोगे, तब जाके नेट सैलरी आएगी। तो कहने का मतलब कुछ डिडक्शंस तो हेड के अंदर ही लेस करने हैं और कुछ डिडक्शंस जीटीआई के बाद लेस करने हैं, ठीक है। डिडक्शंस बेसिकली एक्सपेंस होते हैं, तो कुछ डिडक्शंस तो आप हेड के अंदर ही लेस कर रहे हो, उसको हम क्या बोलेंगे, हेड वाइज डिडक्शन। और जो डिडक्शंस जीटीआई के बाद लेस हो रहे हैं उसको डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A। तो कहने का मतलब डिडक्शंस भी 2 टाइप के हैं, हेड वाइज डिडक्शन और डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A। कल मैंने आपको एक और बात बताई थी कि कुछ एग्जम्पशंस भी लेस होते हैं, और ये कहा था कि एग्जम्पशंस और डिडक्शंस में फर्क है। क्या फर्क है? बताइए। एग्जम्पशंस का इफेक्ट जीटीआई से पहले देते हैं, डिडक्शंस का इफेक्ट जो हेड वाइज हैं वो तो रिस्पेक्टिव हेड के अंदर, और जो चैप्टर 6A वाले हैं वो जीटीआई के बाद। क्लियर?
फिर एक सेक्शन की बात की थी, सेक्शन 14 कैपिटल ए। सेक्शन 14 कैपिटल ए में सिर्फ अगर आसान लैंग्वेज में बोले तो एग्जम्प्टेड इनकम को कमाने के लिए जो एक्सपेंस किए गए वो अलाउ नहीं होंगे, और वो अलाउ नहीं होने का मतलब लेस नहीं कर पाएंगे। अलाउ नहीं होंगे मतलब लेस नहीं कर पाएंगे। अलाउ क्यों नहीं होंगे? अरे जब उस इनकम पर ही टैक्स नहीं लगाया जा रहा है तो उसके एक्सपेंस लेस करने से क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल आपने 1 लाख की एग्जम्प्टेड इनकम कमाई, उसके 20,000 एक्सपेंडिचर हुए, नेट 80,000 ही हाथ में आया, तो जब उस पूरे 1 लाख पर टैक्स नहीं लगाया जा रहा है तो फिर 20,000 लेस करने का क्या तुक है? समझे बात? तो एग्जम्प्टेड इनकम को कमाने के लिए जो एक्सपेंडिचर किए गए उनका डिडक्शन नहीं मिलेगा। ये बात हम ऑलरेडी सेक्शन 14A में समझ चुके। नहीं, देखिए मैं आपको बताता हूं कैसे लिखेंगे। 5 हेड की आपकी टोटल इनकम, देखिए मैं शॉर्ट में लिखता हूं। आप सैलरी हेड की इनकम लिखोगे, फिर हाउस प्रॉपर्टी हेड की इनकम लिखोगे, फिर आप बिजनेस प्रोफेशन हेड की इनकम लिखोगे, फिर आप कैपिटल गेन हेड की इनकम लिखोगे, फिर आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड। ये जब आपका टोटल होगा तब आएगी आपकी जीटीआई, तब आपकी जीटीआई आएगी। फॉर एग्जाम्पल अदर सोर्सेस हेड में कोई इनकम एग्जम्प्ट है तो आप वो इनकम यहां इनर कॉलम में रिपोर्ट करेंगे और नीचे लिखेंगे लेस एग्जम्प्ट, और फिर आउटर कॉलम में 0। एग्जम्प्टेड इनकम की रिपोर्टिंग तो करनी पड़ेगी। नहीं, ग्रॉस, वो ग्रॉस होगी। रीजन, उसके एक्सपेंस तो अलाउ नहीं है। तो रिपोर्टिंग कौन सी करेंगे? जब आप एग्जम्प्ट इनकम रिपोर्ट करेंगे तो वो खर्चे लेस करके रिपोर्ट करेंगे या नहीं? सेक्शन 14 कैपिटल ए आपको मना कर रहा है कि एक्सपेंस तो अलाउ होंगे नहीं, तो रिपोर्ट क्या करेंगे? ग्रॉस एग्जम्प्टेड इनकम की रिपोर्टिंग करेंगे या नेट वाले की करेंगे? ग्रॉस वाले की करेंगे। समझे? चलिए, फिर चार्जिंग सेक्शन आपको सारे हेड्स के पता पड़ गए। सैलरी हेड का 15, हाउस प्रॉपर्टी का 22, बिजनेस हेड का 28, कैपिटल गेन का 45, अदर सोर्सेस हेड का 56। इनकम टैक्स का भी एक चार्जिंग सेक्शन है। रीजन, जब तक हम कानून के अंदर वो बात नहीं लिखेंगे, भले ही कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दे दिया, लेकिन उसके तहत जो कानून बनाया गया इनकम टैक्स एक्ट, उस एक्ट के अंदर भी वो बात लिखनी पड़ेगी। तो क्या ये लिखना पड़ेगा कि इनकम पर टैक्स लगाया जाएगा? यस। और जिस सेक्शन में ये बात लिखी जाएगी वो क्या कहलाएगा? इनकम टैक्स का चार्जिंग सेक्शन। ठीक है, तो चार्जिंग सेक्शन 4 है इनकम टैक्स का चार्जिंग सेक्शन। इसमें क्या बोला गया कि इनकम टैक्स चार्ज होगा फॉर एवरी असेसमेंट ईयर। इनकम तो हम प्रीवियस ईयर की उठाएंगे और उस पर टैक्स कैलकुलेशन हम असेसमेंट ईयर में करेंगे। ठीक है, इसलिए लिखा कि चार्ज असेसमेंट ईयर के बेसिस पर होगा। ठीक है, जब आप किसी का ITR जो फाइल हो चुका है उठा के देखोगे तो उस पे प्रीवियस ईयर लिखा हुआ नहीं आएगा, असेसमेंट ईयर लिखा हुआ आएगा। अभी कौन से ईयर के रिटर्न फाइल हो रहे हैं? 20-21 के, तो उसका असेसमेंट ईयर 21-22। तो जिन लोगों के अभी रिटर्न फाइल हो रहे हैं उनके ITR की आप एक्नॉलेजमेंट उठाकर देखना कि उस पे क्या लिखा हुआ है। ऊपर सबसे ऊपर लिखा होगा असेसमेंट ईयर 21-22। तो इनकम टैक्स चार्ज होता है असेसमेंट ईयर के बेसिस पर।
किस पर? टोटल इनकम पर। टोटल इनकम मतलब जीटीआई के बाद डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6 से लेस करने के बाद जो इनकम आएगी उस टोटल इनकम पर, और एवरी पर्सन की इनकम पर। और पर्सन की डेफिनेशन हमें समझ ली। अब और रेट्स के लिए क्या रेफर करना होगा? रेट्स के लिए आपको दो जगह भटकना पड़ेगा। कैसे? जनरल टैक्स रेट के लिए क्या देखना पड़ेगा? फाइनेंस एक्ट। और स्पेशल टैक्स रेट्स के लिए देखो, इनकम को भी दो कैटेगरी में बांटो, जनरल इनकम और स्पेशल इनकम। जैसे सैलरी या हाउस ओवरड्राफ्ट की इनकम जनरल इनकम कहलाती है, बिजनेस की भी जनरल इनकम कहलाती है, लेकिन कैपिटल गेन स्पेशल इनकम कहलाता है। तो जनरल इनकम पर जनरल टैक्स रेट लगेगी और स्पेशल इनकम पर स्पेशल टैक्स रेट लगेगी। तो जनरल रेट के लिए क्या रेफर करेंगे? फाइनेंस एक्ट। और स्पेशल टैक्स रेट के लिए एक्ट इटसेल्फ, वो एक्ट के अंदर ही बताई जाएगी। ठीक है, तो जैसे मैं बता रहा हूं आपको कि एक्ट के अंदर कैपिटल गेन के टैक्स रेट के लिए 3 सेक्शन है। सेक्शन 111A, 112 और 112E। ये तो एक्ट के सेक्शन के अंदर ही है। ये स्पेशल इनकम के टैक्स की रेट्स की सेक्शन है। जनरल इनकम पर टैक्स रेट के लिए हमें क्या देखना होगा? फाइनेंस एक्ट। तो वो बात यहां दे रखी है, एट द रेट और रेट्स एज प्रेस्क्राइब्ड इन एनुअल फाइनेंस एक्ट सब्जेक्ट टू द स्पेशल रेट ऑफ टैक्स प्रेस्क्राइब्ड इन दिस एक्ट। ठीक है। फिर टोटल इनकम का स्कोप क्या मतलब किसी भी पर्सन की इनकम के अंदर क्या क्या लेना पड़ेगा? उसकी इंडियन इनकम लेनी पड़ेगी या फॉरेन इनकम भी लेनी पड़ेगी। तो ये सब बात एक और चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, रेजिडेंशियल स्टेटस। हमें एवरी पर्सन का रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करना होगा कि वो पर्सन रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। मैंने आपको कहा था रेजिडेंट की भी हम कैटेगरी बनाएंगे कि वो ऑर्डिनरली रेजिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट है। इसका मतलब रेजिडेंट का भी क्लासिफिकेशन आगे करना है कि वो OR है या NOR है। NR का करना है क्या? नहीं। अब बताइए, एक छोटी सी बात अपने कॉमन सेंस से बताइए कि कोई नॉन रेजिडेंट है, वो इंडिया में आकर इनकम अर्न करता है, तो उसको अपनी इस इनकम पर टैक्स देना होगा या नहीं? देना होगा। वो इंडिया में आकर इनकम अर्न कर रहा है, इंडिया में कोई भी इनकम अर्न करेगा उसको टैक्स देना पड़ेगा। अच्छा, ये नॉन रेजिडेंट, ये जिस कंट्री का, मान लीजिए ये USA का रेजिडेंट है, USA का रेजिडेंट है, तो USA में भी इसको इनकम हो रही है। ये USA में जो इनकम अर्न करेगा उसका टैक्स इंडिया में देगा क्या? नहीं। तो क्या मैं शॉर्ट में इस बात को ये इस तरीके से कह सकता हूं क्या कि एक नॉन रेजिडेंट को अपनी सिर्फ इंडियन इनकम पर टैक्स देना होता है, फॉरेन इनकम पर नहीं? क्लियर? लेकिन रेजिडेंट को देना होगा क्या? इसमें भी ज्यादा हम बात करें ऑर्डिनरली रेजिडेंट की, ये डिसाइड कैसे होता है? नंबर ऑफ डेज दे रखे हैं कि इतने दिन कोई पर्सन इंडिया में रहेगा, 182 डेज कम से कम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, वो कम से कम 182 दिन इंडिया में रहेगा तो वो रेजिडेंट हो जाएगा। ठीक है। और भी आगे और भी बातें कि पिछले साल में इतने दिन, पिछले 4 सालों में इतने दिन, पूरी कैलकुलेशन करनी होगी, तब जाके डिसाइड होगा कि वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। बट उसका इफेक्ट क्या होगा? नॉन रेजिडेंट को सिर्फ अपनी इंडियन इनकम पर टैक्स देना होगा। जो रेजिडेंट होगा
अगर वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट हुआ तो इंडियन इनकम पर तो टैक्स सबको ही देना है, बट ऑर्डिनरी रेजिडेंट को क्या फॉरेन इनकम पर भी टैक्स देना है क्या? यस, देना है। और जो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है उसको अगर उस इनकम का इंडिया से कुछ कनेक्शन है तो देना होगा, अदरवाइज नहीं देना होगा। लेकिन ऑर्डिनरी रेजिडेंट को तो इंडियन कनेक्शन भी नहीं देखेंगे। क्या मैं अब इस तरीके से बात अपनी रखूं कि नॉन रेजिडेंट को तो अपनी सिर्फ इंडियन इनकम पर टैक्स देना होता है, लेकिन जो ओआर होता है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट होता है, उसको अपनी ग्लोबल इनकम पर टैक्स देना होता है। ग्लोबल मतलब इंडियन एज वेल एज फॉरेन। अब आपके दिमाग में एक बात और आनी चाहिए, जो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है वो इंडिया में इंडियन इनकम पर तो टैक्स दे ही रहा है, जो फॉरेन इनकम है उसका क्या? जो फॉरेन इनकम है उस पर इंडिया में भी उसको टैक्स देना है, तो क्या उसको फॉरेन में टैक्स नहीं देना है क्या? दोबारा सुनिए, मैंने क्या बोला। कोई ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, इंडियन इनकम पर तो उसको टैक्स देना ही है। जो उसने फॉरेन में इनकम अर्न की, इंडिया वाले क्या बोल रहे हैं, उस पे भी इंडिया में टैक्स देना होगा। तो क्या फॉरेन गवर्नमेंट उसको छोड़ देगी? वो क्या बोलेंगे उधर कि इधर हमारा कानून मानो। इंडिया वाले बोलते हैं हमारा कानून मानो, इधर टैक्स दो। उधर फॉरेन में उस फॉरेन इनकम पर उसको वहां की गवर्नमेंट भी टैक्स ले लेगी। तो ये डबल टैक्सेशन नहीं हो जाएगा क्या? एक ही इनकम पर दो कंट्रीज टैक्स ले रही हैं, डबल टैक्सेशन हो जाएगा। इसके लिए इंडिया की गवर्नमेंट अदर कंट्री की गवर्नमेंट के साथ एक एग्रीमेंट करती है, उसको क्या बोलते हैं? DTAA, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, या इसको हम टैक्स ट्रीटी बोलते हैं, जिसमें दोनों गवर्नमेंट, इंडिया की गवर्नमेंट और फॉरेन गवर्नमेंट बैठकर डिसाइड करेंगे कि इस इनकम पर टैक्स इंडिया ले, इस पर टैक्स फॉरेन कंट्री ले, या टैक्स रेट डिसाइड कर लेंगे कि ऑन एन एवरेज इस इनकम पर 10% टैक्स लगना चाहिए, 5% इंडिया ले ले, 5% वो दूसरी वाली फॉरेन गवर्नमेंट ले ले। मतलब कुछ न कुछ इस एग्रीमेंट के अंदर फॉर्मूला सेट किया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। फिर समझ आई बात? तो ये हमने पिछला चैप्टर कुछ रिवाइज किया। नेक्स्ट चैप्टर थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं इस चैप्टर का। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड में चार्जिंग सेक्शन हमने बात की, सेक्शन 22। सेक्शन 22 एप्लीकेबल होने की कुछ कंडीशंस हैं। सेक्शन हाउस प्रॉपर्टी हेड में क्या टैक्सेबल होगा? रेंटल इनकम। हाउस प्रॉपर्टी हेड में तो रेंटल इनकम ही टैक्सेबल होगी ना। तो रेंटल इनकम हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल हो, उसकी कंडीशंस क्या हैं? मतलब हाउस प्रॉपर्टी हेड की एप्लीकेबिलिटी की कंडीशंस। पहली कंडीशन, हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अब सवाल पैदा होता है, हाउस प्रॉपर्टी किसको बोलते हैं? हाउस प्रॉपर्टी बोलते हैं या तो सिर्फ बिल्डिंग हो, या बिल्डिंग प्लस लैंड अपोर्टिनेंट देयरटू। तो बिल्डिंग है उसको हाउस प्रॉपर्टी बोला। बिल्डिंग प्लस लैंड अपोर्टिनेंट देयरटू का क्या मीनिंग होता है? देखिए, सपोज ये बिल्डिंग है,
कंस्ट्रक्टेड एरिया है, बिल्डिंग है, इसके आसपास किसी ने बाउंड्री वॉल बना दी, ठीक है, बाउंड्री वॉल बना दी, यहाँ उसके गार्डन वगैरह है, यहाँ उसने पार्किंग वगैरह के लिए जगह छोड़ रखी है। तो हाउस प्रॉपर्टी में सिर्फ ये कंस्ट्रक्टेड एरिया ही कवर होगा या ये पूरा का पूरा हाउस प्रॉपर्टी माना जाएगा? पूरा माना जाएगा, ठीक है। तो क्लियर बोला गया, हाउस प्रॉपर्टी का मतलब बिल्डिंग तो होता ही है प्लस लैंड अपॉर्चुनेट देयर टू, वो भी हाउस प्रॉपर्टी माना जाएगा। अच्छा, सपोज एक सिर्फ वैकेंट लैंड है, बाउंड्री वॉल बना रखी है, एक सिंपल प्लॉट है, बाउंड्री वॉल बना रखी है, किसी साइकिल स्टैंड वाले को किराए पे दे दिया, ऊपर छत होनी जरूरी है क्या? नहीं, सिंपल प्लॉट है, बाउंड्री वॉल बना दी और किसी साइकिल स्टैंड वाले को किराए पर दे दिया, रेंटल इनकम आ रही है, हाउस प्रॉपर्टी हेड लगेगा क्या? नहीं लगेगा। बिल्डिंग किसको मानेंगे? क्या बाउंड्री वॉल बना देने से ही बिल्डिंग मान ली जाएगी क्या? नहीं, जब तक ऊपर छत नहीं होगी। सुपर स्ट्रक्चर तभी माना जाएगा जब ऊपर छत होगी, तभी उसे बिल्डिंग माना जाएगा। तो अभी मैंने जो केस बोला, वैकेंट लैंड है, किसी साइकिल स्टैंड वाले को किराए पर दे दिया, रेंटल इनकम आ रही है, तो ये हाउस प्रॉपर्टी एड की इनकम नहीं मानी जाएगी। समझे बात? अब इनकम आ रही है लेकिन हाउस प्रॉपर्टी हेड अप्लीकेबल नहीं हो रहा है, तो कौन से हेड में टैक्सेबल होगा? या तो सेक्शन 28 में, 28 मतलब बिजनेस हेड, या फिर सेक्शन 56 मतलब अदर सोर्सेस हेड में। लेकिन ये बात तो तय है कि हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल नहीं होगा, ठीक है। पहली कंडीशन तो ये कि हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन, एसएससी उस प्रॉपर्टी का ओनर होना चाहिए, एसएससी उस प्रॉपर्टी का ओनर होना चाहिए। अगर एसएससी उस प्रॉपर्टी का ओनर नहीं है, मैं एसएससी का मीनिंग बता चुका हूं, वो पर्सन जिसकी इनकम कंप्यूट की जा रही है उसको एसएससी बोलेंगे। एसएससी तो मतलब जिसकी रेंटल इनकम हम निकाल रहे हैं वो एसएससी है, वो उस प्रॉपर्टी का ओनर होना चाहिए। अगर वो ओनर नहीं है फिर भी उसको रेंटल इनकम मिल रही है, मिल सकती है क्या? मिल सकती है या नहीं? देखो, ए ने बी को एक प्रॉपर्टी लेट आउट कर दी, बी ने सी को सबलेट कर दिया, ए ने बी को 10,000 पर मंथ किराए पर दिया था, बी ने आगे सी को सबलेटिंग कर दी 17,000 पर मंथ पर। ए को किराया मिल रहा है बी से, ए ऑनर है कि नहीं? है, तो उसकी ये इनकम हाउस प्रॉपर्टी हेड में रिपोर्ट होगी। लेकिन बी को भी तो रेंटल इनकम मिल रही है, तो फिर बी की ये रेंटल इनकम हाउस प्रॉपर्टी हेड में नहीं जाएगी क्योंकि वो इस प्रॉपर्टी का ओनर नहीं है। तो फिर कहां शो करेंगे? अभी मैंने कहा या तो बिजनेस हेड में सेक्शन 28 या फिर अदर सोर्सेस हेड में, ठीक है। अब तीसरी कंडीशन, हाउस प्रॉपर्टी शुड नॉट बी यूज्ड बाय द एसएससी फॉर हिज ओन बिजनेस और प्रोफेशन। अगर एसएससी
अपनी हाउस प्रॉपर्टी को अपने खुद के बिजनेस के लिए काम में लेता है तो फिर उस पर हाउस प्रॉपर्टी हेड लगना बंद हो जाएगा। उस प्रॉपर्टी पर हाउस प्रॉपर्टी हेड नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? अरे वो बिजनेस और प्रोफेशन से जो इनकम होगी उस पे अलग से टैक्स देगा ना। तो वो वाली हाउस प्रॉपर्टी जो एसएससी अपने ओन बिजनेस और प्रोफेशन में काम में लेगा उस पर हाउस प्रॉपर्टी हेड नहीं लगेगा। मैंने ओन पे ज्यादा ध्यान दिया। ओन, अब बताओ, एक सिचुएशन रखता हूं आपके सामने। टेनेंट को प्रॉपर्टी किराए पर दी और टेनेंट उस प्रॉपर्टी में अपना बिजनेस चला रहा है। बिजनेस टेनेंट का है, क्या होगा? क्या उस प्रॉपर्टी पर हाउस प्रॉपर्टी हेड नहीं लगेगा? वो एसएससी का ओन बिजनेस प्रोफेशन नहीं है। अगर ओन बिजनेस प्रोफेशन होता तो उस प्रॉपर्टी पर हाउस प्रॉपर्टी हेड नहीं लगता, लेकिन ये तो टेनेंट का बिजनेस है तो फिर इस प्रॉपर्टी पर हाउस प्रॉपर्टी हेड लगेगा। ओन दे रखा है ना। खुद का बिजनेस प्रोफेशन हो तो उस प्रॉपर्टी में एसएससी खुद का बिजनेस प्रोफेशन चलाए तो फिर हाउस प्रॉपर्टी हेड नहीं लगेगा। अगर टेनेंट का बिजनेस प्रोफेशन है तो फिर उस प्रॉपर्टी पर हाउस प्रॉपर्टी हेड लगेगा। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन है। पहली कंडीशन, देयर मस्ट बी ए हाउस प्रॉपर्टी। दूसरी कंडीशन, एसएससी मस्ट बी ओनर, ओनरशिप। अब ओनरशिप को भी हम आगे चलकर डिटेल में समझेंगे कि ओनरशिप कैसी। डिस्प्यूटेड ओनरशिप भी तो हो सकती है। सपोज 2 ब्रदर हैं, प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट है तो फिर क्या होगा? ठीक है, वो भी हम डिटेल में आगे चल के पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ अभी हम अपना जो लिमिटेड दिमाग लगा रहे हैं कि वो ओनर होना चाहिए बस, और वो ये प्रॉपर्टी अपने बिजनेस प्रोफेशन में इस्तेमाल नहीं कर रहा होना चाहिए। 3 कंडीशंस फुलफिल हो तो हाउस प्रॉपर्टी हेड एप्लीकेबल हो जाएगा, और एप्लीकेबल हो जाएगा तो उसकी रेंटल इनकम हाउस प्रॉपर्टी हेड में रिपोर्ट करनी होगी। ठीक है, तो ये आपका चार्जिंग सेक्शन 22 जिसमें बताया जा रहा है कि रेंटल इनकम पर टैक्स हाउस प्रॉपर्टी हेड में कब लगेगा। ये कंडीशंस फुलफिल हो तभी लगेगा, अदरवाइज नहीं। मतलब सबसे पहले आपको यही चेक करना है कि इस इनकम पर हेड कौन सा लग रहा है। उस हेड के प्रोविजंस के हिसाब से आपको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। कल हम इसके आगे बात करेंगे।